गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मोल प्रभाज। इससे पहले वाले जो है कि वीडियो में हम लोग नॉर्मलता, मोलरता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? तो मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गौर से सुनिए। कह रहा है कि एक विलयन में उपस्थित, कोई भी एक विलयन हो उसमें उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज। अब घटक मतलब क्या है? या तो विलेय या विलायक। तो विलयन में जो दो घटक होते हैं उसमें से किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज क्या होता है भाई? तो जिस घटक का मोल प्रभाज फाइंड करना होता है तो उस घटक के मोलों की संख्या, एक विलयन में उपस्थित किसी घटक मतलब कि विलेय या विलायक, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, चाहे विलेय हो या विलायक हो, इसमें से किसी एक घटक का मोल प्रभाज मतलब कि उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटक मतलब क्या? विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? मोल प्रभाज। ठीक है ना? तो एक और देखते हैं भाई कैसे हम जो है इसको डिफाइन करेंगे। तो एक विलयन में उपस्थित किसी भी घटक मतलब कि विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि किसी विलयन में विलेय के N1 मोल है और विलायक के N2 मोल है। ठीक है ना? बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब दो पार्टों से बने हुए सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, दो भागों से, एक विलेय और विलायक। तो विलेय है उसके मोल के हम मान लेंगे N1 और जो विलायक है उसके मोल को मान लेंगे N2। तब अब हम डिफाइन करना है विलेय का मोल प्रभाज, तो इसको x1 मान लेंगे, विलेय के मोल प्रभाज को x1 और विलायक के मोल प्रभाज को x2। तो हम पहले फाइंड करते हैं विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल, तो विलेय के मोल कितने हैं? N1 अब बटे में दोनों के मोल मतलब कि विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल N1 प्लस N2। तो विलेय का मोल प्रभाज x1 इक्वल N1 बाई N1 प्लस N2। इस फॉर्मूले से हम उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज xt इक्वल, अब विलायक के मोल N2 बाई विलायक के मोल N2 प्लस N1। तो विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा तो विलायक के मोल और उसको डिवाइड कर देंगे कुल मोल मतलब कि विलायक के मोल प्लस विलायक के मोल। तो इस प्रकार से किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज जाएगी। इन फॉर्मूलों से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। और आगे हमारा तो गौर करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है? विलेयता, जिसको हम सोल्युबिलिटी कहते हैं। क्या होता है ये? कह रहा है कि निश्चित ताप पर, ताप को हम ना बदले तो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में यदि हम विलेय मिलाते हैं तो मिलाते एक ऐसा जो है कि स्थिति आती है कि अब उसमें यदि हम कोई चीज़ मिलाते हैं तो उसी ताप पर 100 ग्राम में अब वो घुलता नहीं है। तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना? स्थिर ताप पर यदि 100 ग्राम विलायक ले ले और उसमें मान लीजिए कि चीनी ही घोलते हैं तो 5 ग्राम चीनी घोले घुल गया, 10 ग्राम घोले घुल गया, तो 15 ग्राम घोले तो घुल जाता है। उसको 15 ग्राम के बाद यदि हम डालना चाहते हैं तो घुलता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्थिर ताप पर और 100 ग्राम जल में भाई अब चीनी जो है कि 15 ग्राम से अधिक नहीं घुलती है, मतलब कि वह विलयन संतृप्त हो गया। मतलब कि चीनी की विलेयता कितना हो गई? तो 100 ग्राम पर 15 ग्राम। ठीक है ना?
तो उसी को हम डिफिनीशन में लेते हैं कि किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, अधिक से अधिक वह मात्रा जो कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल करके और संतृप्त विलयन बना दे, और उसके बाद उस 100 ग्राम विलायक में और अधिक उस पदार्थ की मात्रा नहीं घुलती है। बस उस अधिकतम मात्रा घुलने के बाद वो अब घुलता ही नहीं है। तो जितना अधिकतम मात्रा घुलता है 100 ग्राम में स्थिर ताप पर, तो वह मात्रा ही उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो वही कह रहा है कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलकर, कितने ग्राम में, 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है, वह मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है ना। किसी पदार्थ की अधिक से अधिक कितना मात्रा लग रहा है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल करके क्या बना दे, संतृप्त विलयन बनाती है, तो वह मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। 1 मिनट हम समझते हैं इस तरह से। मान लीजिए कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम जल है, उसमें चीनी घोला जाता है, तो 10 ग्राम से अधिक चीनी नहीं घुलती है। 10 ग्राम के बाद जब हम चीनी डालते हैं तो घुलती नहीं है। मतलब कि 100 ग्राम में चीनी की विलेयता पर 10 ग्राम है, ठीक। यदि उसी विलयन में यदि हम दूसरा 100 ग्राम लेते हैं और उसमें नमक घोलते हैं तो 15 ग्राम घुल जाता है, तो नमक की विलेयता कितनी मानी जाएगी, 15 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक। तो चीनी की विलेयता क्या कहलाएगी, वो 10 ग्राम घुल रहा है 100 ग्राम में, उसके बाद अधिक नहीं घुल रहा है, तो उसकी 10 ग्राम पर 100 ग्राम कहेंगे, और नमक उसी में 15 ग्राम घुल जा रहा है, तो नमक की विलेयता कितनी मानेंगे, 15 ग्राम, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग गैस की किसी भी द्रव में विलेयता के लिए हेनरी नामक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया था कि किसी भी द्रव में गैस जो घुलती है, ठीक है ना, वो हेनरी के नियम के अनुसार कैसे घुलती है भाई। तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यदि ताप को स्थिर रखा जाए और किसी भी द्रव में यदि किसी गैस को हम घोलते हैं, तो गैस की विलेयता, मतलब कि जल में, द्रव में गैस का घुलने का जो अनुपात होता है, उस गैस के दाब पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी द्रव में यदि किसी गैस को हम घोलते हैं, तो अब देखते हैं कि गैस कम घुलेगी या अधिक घुलेगी, किस बात पर निर्भर करती है, तो गैस के दाब पर। यदि गैस का आंशिक दाब अधिक रहेगा तो वह द्रव में अधिक मात्रा में घुलेगी, और यदि गैस का आंशिक दाब कम रहेगा तो उस द्रव में वह गैस कम मात्रा में घुलेगी। मतलब कि किसी भी गैस का द्रव में जो विलेयता होती है गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि किसी भी द्रव में किसी गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है, तो गैस के आंशिक दाब पर। यदि गैस का आंशिक दाब अधिक है तो वह गैस उस द्रव में अधिक मात्रा में विलय होगी, और यदि गैस का आंशिक दाब कम है तो वह गैस उस द्रव में कम मात्रा में विलय। तो इसी के लिए हेनरी ने नियम दिया था और बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता क्या होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब समानुपाती मतलब कि गैस का दाब अधिक होगा तो वह अधिक मात्रा में उस द्रव में विलय होगी, और कम होगा तो कम होगी। मान लेते हैं गैस की विलय मात्रा m है और उसका आंशिक दाब p हो, तो गैस की विलय मात्रा m समानुपाती p। मतलब कि आंशिक दाब अधिक होगा तो उसकी मात्रा m अधिक विलय होगी। तो m क्या है, गैस की मात्रा है, और समानुपाती p क्या है, आंशिक दाब है। तो आंशिक दाब अधिक होगा तो अधिक विलेगी, या m इक्वल kp, जहाँ पर m क्या है, तो घुली हुई गैस की मात्रा है, p क्या है, तो गैस का दाब है, और k क्या है, तो समानुपातिक स्थिरांक है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आगे। कह रहा है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब
P उस विलयन में उपस्थित गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। कह रहा है कि कोई गैस किसी विलयन में यदि घुली हुई है तो उसका मूल अंश, कितना मूल अंश घुला है, वह उस गैस के आंशिक दाब के बराबर होती है। मतलब कि यदि किसी गैस का आंशिक दाब अधिक है तो उसका मूल प्रभाज भी उस गैस में अधिक होगा, अधिक घुलेगा, और यदि गैस का आंशिक दाब कम है तो उसका मूल प्रभाज भी उस गैस में कम होगा। मतलब किसी भी गैस का मूल प्रभाज, किसी द्रव में किसी गैस का मूल प्रभाज उसके दाब के समानुपाती होती है। यदि गैस का दाब अधिक है तो उस विलयन में उस गैस का मूल प्रभाज भी क्या होगा, अधिक होगा। तो किसी भी गैस का किसी द्रव में मूल प्रभाज उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में, यदि वाष्प अवस्था में गैस है, अधिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मूल अंश के समानुपाती होती है। यदि गैस का मूल अंश अधिक है तो वह गैस का उस द्रव में दाब भी क्या होगा, अधिक होगा, और मूल अंश कम है तो उस गैस का उस द्रव में दाब भी कम होगा। तो किसी भी द्रव में किसी गैस का दाब किस पर निर्भर करता है, तो उसके मूल अंश पर। अधिक मूल अंश घुला होगा तो अधिक दाब डालेगी, और कम मूल अंश घुला होगा तो कम दाब डालेगी। ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम देखते हैं अब तो P मतलब गैस का आंशिक दाब समानुपाती मूल अंश, या P = KH × X। तो P क्या है भाई, आंशिक दाब, और X क्या है, तो गैस का मूल अंश है। तो P = KH × X। तो P है आंशिक दाब और KH क्या है भाई, नियतांक है, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, KH को हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। तो P आंशिक दाब, KH हेनरी स्थिरांक और X गैस का मूल अंश है। अब हेनरी की सीमाएं क्या होती है भाई, तो हेनरी की कुछ सीमाएं होती है। तो पहला कह रहा है कि हेनरी के नियम की सीमाओं में दाब अधिक होने पर ये नियम काम नहीं करता है। तो दाब अधिक ना हो, हेनरी के नियम कब काम करता है, जबकि दाब अधिक ना हो तब काम करता है। मतलब अधिक दाब पर ही, और दाब अधिक ना हो, अधिक दाब पर ये सीमाएँ इसके काम नहीं करेगा। ताप बहुत कम हो, ताप क्या कहो, कम हो। गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, और गैस का आणविक अवस्था द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो। गैस का आणविक अवस्था द्रव अवस्था में भी और गैस दोनों में समान हो, ये सीमाएँ हो गई। अधिक दाब पर ये नहीं काम करेगा, ताप बहुत कम होगा तब भी जो है कि ये नहीं काम करेगा, और गैस का विलायक बहुत कम विलय हो, ज़्यादा विलय हो जाएगा तभी नहीं काम करेगा, और आणविक अवस्थाएं भी समान होती है। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है भाई। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग करेंगे तो देखते हैं कि अधिक ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप यहाँ के लोग या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमज़ोर हो जाते हैं और एनाक्सिया नामक रोग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर जब बढ़ते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, चाहे और अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर जो ये वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा आंशिक दाब कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे हाइट पर, तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है, प्रतिशत मात्रा ऊंचाई पर जाने पर कम होती है। तो कम होगी तो उसका आंशिक दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाने पर गैसीय जो गैस है वायुमंडल में, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम होती है, मतलब कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने लगता है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, या जो भी क्लाइंबर होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं ऊंचाई पर, तो कम होने के कारण उनके रुधिर में
ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचेगी, क्योंकि आंशिक दाब कम होगा तो जो हम सांस लेंगे तो जो है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचेगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेवल गिरता जाएगा, ठीक, तो मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हम क्या, सांस लेने में सुविधा होगी, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, ठीक ना। और तो इस बीमारी को कहते हैं एनाक्सिया, मतलब कि ऑक्सीजन की रुधिर में मात्रा कम होने के कारण हमें सांस लेने में या कमज़ोरी महसूस होती है, इस रोग को कहते हैं एनाक्सिया, ठीक है ना। तो हेनरी का पहला अनुप्रयोग है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है उसका आंशिक दाब कम होने लगता है, और जो भी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर लोग जाते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन कम जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और सांस लेने में और उसको कमज़ोरी महसूस होती है, इसे एनाक्सिया रोग कहते हैं। कह रहा है कि शीतल पेयजल पदार्थ एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। जैसे शीतल पेयजल है, पेप्सी है, कोको कोला है, मिरिंडा है, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में घुली रहे, इसके लिए क्या करते हैं भाई, तो उच्च दाब दे करके और उसको टाइट पैकिंग करते हैं। बोतल जब खोलते हैं तो देखते हैं कि जब शीतल पेयजल की बोतल खोलने पर जब प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर फेंकता है कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेयजल, तो भरते समय क्या करते हैं भाई, अधिक से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहे तो प्रेशर दे करके उसको और सील पैक कर देते हैं, ठीक ना। और तीसरा नंबर जो है कि कह रहा है इसका उपयोग में कि ध्यान दिए होंगे, तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोर जब गोता लगाते हैं तो गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब का श्वास लेना पड़ता है, उच्च दाब पर, वहाँ पर दाब अधिक होती है, फलस्वरूप उच्च दाब वायु में उपस्थित गैसों N2 व O2 की रुधिर में विलेयता बढ़ जाती है। तो उच्च दाब पर भाई जैसे जैसे हम गोताखोर नीचे जाएंगे तो उच्च दाब होगा तो रुधिर में N2 और O2 की विलेयता बढ़ जाएगी, दबा देगा तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड नाइट्रोजन ऑक्सीजन विलय होंगे। तो इससे बचने के लिए, ठीक ना, दाब कम होने से रुधिर में घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है, तो जो गैस घुली होगी वो बाहर निकलने लगती है, जिससे कोशिकाओं में रुकावट पैदा हो जाता है। तो अब कोशिकाओं में क्या होगी, रुकावट बुलबुला के रूप में निकल जाएगा, दाबेगा द्रव तो जो गैस होगा बॉडी में रुधिर में वो निकल जाएगी, जिससे गांठें एवं गांठों को रोकने के लिए गोताखोर श्वास के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलेंडर में वायु के साथ HE गैस मिलाई जाती है, जिससे कि इन गैसों की विलेयता अत्यधिक कम हो जाती है और सामान्यतः गैस सिलेंडर में HE 11.7% और N2 56.2% और O2 32.15% ली जाती है, ठीक ना।